देखिए लास्ट हम लोग मोशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड पर सेकंड कितना चेंज हो रही है, या हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर वो इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो इतने टाइम के बाद में कहाँ पहुंच जाएगा। तो डिस्टेंस की कैलकुलेशन करना, डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करना। तो बेसिकली हमने मोशन को तो स्टडी किया था, लेकिन उसके रीजन को स्टडी नहीं किया था, उसका क्या कारण था। उसका कारण है फोर्स। जब भी फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ सकता है, या जो ऑब्जेक्ट मोशन में था वो रेस्ट में आ सकता है। मतलब एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों ही किसके कारण से पॉसिबल है, दोनों ही फोर्स के कारण से पॉसिबल है। तो हमने जो स्टडी किया था वो काइनेमेटिक्स था। काइनेमेटिक्स का मतलब है कि हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं, उसमें उसके रीजन की बात नहीं करते कि वो मोशन किस कारण से हो रहा है, या उसकी स्पीड या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो किस कारण से हो रही है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज चैप्टर 9 ऑफ योर साइंस बुक, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो सबसे पहले फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्स क्या होता है। देखो जनरल डेफिनेशन तो हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको फोर्स बोला जाता है। तो बेसिकली ये जनरल डेफिनेशन का भी यूज कर सकते हैं इसमें, नहीं तो हम लोग एक दो डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं। तो पहले इसी डेफिनेशन को लिखते हैं। ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। देखिए पुश करना मतलब अपने से दूर धकेलना। तो इसके डायग्राम में देखो, सबसे पहली बात हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और कोई पर्सन यहाँ पर है, और ये क्या करेगा, ये इसको पुश करेगा आगे की डायरेक्शन में। पुश करने का मतलब क्या है, ये इस पर क्या लगाने वाला है, फोर्स लगाने वाला है। और इसका इफेक्ट आपको क्या दिखेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जब कोई पर्सन उसको अपने से दूर धकेल रहा है दैट इज पुश। और जब कोई पर्सन क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पेन को उठाते हैं अपनी तरफ लेकर के आते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली वो पुल है। या हम लोग किसी हमारे पास एक टॉय कार है, टॉय कार के साथ हमने थ्रेड बांध रखा है, थ्रेड से उसको टाई कर रखा है, और थ्रेड से उस टॉय कार को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो टॉय कार को जब अपनी तरफ खींच रहे हैं दैट इज पुल। और जब हम उसको ऐसा धकेल रहे हैं कि हमसे दूर जाओ, और उसको क्या बोला जाता है, उसको पुश बोला जाता है। तो बेसिकली पुश और पुल दोनों ही किसके इफेक्ट हैं, दोनों ही फोर्स के इफेक्ट हैं। अच्छा, इस केस में हम लोग कौन से फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर है मस्कुलर फोर्स। बायोलॉजी के अंदर आप इसको स्टडी करते हैं, हमारी बॉडी में सेल्स हैं और मसल सेल्स हैं। टिश्यू में आप स्टडी करेंगे मसल टिश्यू के बारे में, मसल सेल्स होंगी, और ये एक स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं इसको। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का क्या काम है, सेल्स का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना और ऐसा रिलैक्स होना। जो मसल सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, उनकी जो शेप होती है वो लॉन्ग शेप सेल होती हैं, और बेसिकली इनका क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूँ तो ये सेल्स क्या हो रही हैं, सेल्स ऐसा रिलैक्स हो रही हैं, फैल रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं। और जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ तो उस समय पर ये सेल्स क्या होती हैं, ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर पाते हैं। तो पुल और पुश का इफेक्ट किससे आएगा, तो आंसर है मस्कुलर फोर्स से। हम मसल्स के थ्रू जो फोर्स लगाते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको मस्कुलर फोर्स बोला जाता है। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज भी आएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये फोर्स का हमारा एवरीडे लाइफ में क्या यूज है, एवरीडे लाइफ या यू कैन से दैट डेली लाइफ, इसमें क्या यूज है फोर्स का। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं, जैसे रबड़ बैंड होता है, जैसे कि रबड़ बैंड होता है तो हम उसकी क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, उसको स्ट्रेच करके ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करना ये भी किसका कारण से पॉसिबल है, ये भी फोर्स के कारण से पॉसिबल है। नेक्स्ट, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ट्विस्ट करना या ट्विस्टिंग करना, जैसे कि कपड़ों को निचोड़ा जाता है, वेट क्लॉथ जो होते हैं उनके अंदर से वाटर को स्क्वीज आउट करने के लिए क्या किया जाता है, उसको हम लोग ऐसा ट्विस्ट करते हैं। तो ट्विस्ट करना, मरोड़ना, उसको करने के लिए भी हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा कंप्रेशन, कंप्रेस करना,
जैसे आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया होगा कि सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेस का जो इफेक्ट है वो कैसे होगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये पिस्टन लेते हैं, ये एक सिलेंडर लेते हैं और इस सिलेंडर के अंदर क्या लगा देते हैं, ये पिस्टन लगा देते हैं। तो इसको डाउनवर्ड जब ऐसा मैं पुश करूंगा तो क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है ये क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे। इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं। तो किसी भी सब्सटेंस को कंप्रेस करना, कंप्रेशन में भी क्या लगाना पड़ेगा, कंप्रेशन में भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं। जैसे कि घूमने के लिए जाते हैं तो सूटकेस को कैरी करते हैं ना, तो सूटकेस को उठा करके चलते हैं, तो मतलब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। या किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से उठा करके ऊपर टेबल पर रखते हैं, दैट इज ऑल्सो लिफ्टिंग, वो भी क्या है, वो भी लिफ्टिंग है। तो ये सारे किसके इफेक्ट है, अच्छा ये इफेक्ट भी इसमें ऐड कर दो ना, पुशिंग और पुलिंग। सो दीज ऑल आर पॉसिबल ड्यू टू द फोर्स। ये सारे इफेक्ट हम लोग किस कारण से कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं मसल्स के थ्रू। ओके, तो एक तो फोर्स की ये आसान सी डेफिनेशन है, पुश और पुल ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अब इसके बाद इसके एक दो डेफिनेशन और हो सकती हैं। वो डेफिनेशन कहां से बनेंगी, तो आंसर है इफेक्ट से। देखो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, ये बातें याद कर लीजिए। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होंगे, उन फॉर्मूला के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। सो इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, इट कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर्ड किया जा सकता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात यह याद रखनी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पता है कि इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे और डायरेक्शन की भी बात करेंगे। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी तरफ का इफेक्ट दिखेगा, उसी तरह का इफेक्ट दिखेगा। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमने मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट ऐसा ट्रेवल कर रहा था, मैंने इसके ऊपर और पुश कर दिया, इसको फोर्स लगाया, तो हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो चुकी है। और अगर मैं इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड करेगा, ये फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि अगर मोशन की डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और अगर आप मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो आपको इसमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को ही देखना पड़ेगा, दोनों को ही कंसीडर करना पड़ेगा। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और हम लोग इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। वैसे तो ये आगे चैप्टर में जब हम इसको स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मोशन को, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आएगी, न्यूटन ने जो लॉ लिखी है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, वहां पर आपको एक और डेफिनेशन पता लगेगी फोर्स। अभी तो हमने एक डेफिनेशन लिखी है, एक दो डेफिनेशन में आपको और बता देता हूँ, फिर एक डेफिनेशन आपको उस फॉर्मूला में पता लगेगी, वहां से हम इसका यूनिट बनाएंगे। क्या यूनिट बनाएंगे, न्यूटन। और न्यूटन को किससे लिखा जाता है, न्यूटन को कैपिटल एन से लिखा जाता है। अब 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैं किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 न्यूटन फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 1 किलोग्राम का है, इस सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा था और ये ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का। इस पर हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स की डेफिनेशन सेट करनी है कि 1 न्यूटन फोर्स किसको बोलेंगे। तो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो मैंने देखा कि पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट। एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि पर सेकेंड कितनी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो आंसर है 1। पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, अगले सेकंड में 1 हो जाएगी, अगले सेकंड में 2 हो जाएगी, उसके नेक्स्ट सेकंड में 3 हो जाएगी। तो हर एक सेकंड में कितने का चेंज आएगा, 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। दिस इज एक्सेलरेशन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था। ओके, तो अगर मैं इस 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता हूं और इस पर कितना एक्सीलरेशन क्रिएट कर देता हूं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस समय मैंने इस पर जितना भी फोर्स लगाया उस फोर्स का क्या नाम रखा गया, उस फोर्स का नाम रखा गया 1 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं
और उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स लगाया था उसका नाम क्या रखेंगे, उसका नाम रखेंगे 1 न्यूटन। सो दिस इज 1 न्यूटन फोर्स। और बाकी का जो इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आपको यही याद रखना है कि इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन। अभी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जब तक फॉर्मूलाज नहीं बनेंगे तब तक न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, तो सिंपल सी कैलकुलेशन हमें करनी है इसमें। ओके, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ेगी, और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। इसके बाद में अब हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अच्छा, सबसे पहली बात आपने ये पढ़ा होगा कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? विच आर अप्लाइड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में होंगे तब वो एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ऑब्जेक्ट का फिजिकल कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं है, दूर से ही फोर्स लग सकता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आप लोग लोअर क्लासेस में 7th 8th के अंदर फोर्स नाम के चैप्टर आते हैं, उसमें आपने ये स्टडी किए होंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द फोर्सेस व्हिच आर अप्लाइड व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऐसे फोर्स जो तब अप्लाई होते हैं जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या होंगे? इसके एग्जांपल होंगे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स रोड और टायर के बीच में काम करता है। इसी तरह से हमने जो शूज और स्लीपर्स पहन रखे होते हैं, तो शूज और स्लीपर्स जो हैं वो सरफेस के साथ फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही तो हम उस पर चल पाते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिप हो जाएंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके अलावा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पर स्लाइड करते हो तो स्लाइड करने की साउंड भी प्रोड्यूस होती है, तो वो साउंड किस कारण से आ रही है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही आ रही है। नेक्स्ट मस्कुलर फोर्स, अभी हमने पढ़ा था। जो मस्कुलर फोर्स होता है, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता हूँ अपनी मसल्स के थ्रू, तो मेरे को उस ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में लाना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट पर क्या करता हूँ, ये सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको मेरे को पुश करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा इसके, फिर मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। तो मस्कुलर फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके बाद में और कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्सेज हो सकते हैं? मस्कुलर हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था हमने। सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है क्योंकि हम लोग थ्रेड के थ्रू वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे थे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स में काउंट कर सकते हैं जब हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रेड से फोर्स लगा रहे हैं। चलो उसको हम लोग एक अलग नाम से लिख देते हैं, उसको हम लोग टेंशन से लिख देते हैं। तो जो स्ट्रिंग होती है, जो धागा होता है, जो रोप होती है, जब हम उसको स्टोन से बांध करके खींचते हैं तो उसमें एक टेंशन क्रिएट होती है, उस टेंशन की वजह से वो रोप ऐसा बिल्कुल सीधी रहती है। तो टेंशन फोर्स जो है वो भी कैसा फोर्स है? वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। वो भी कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम इसमें। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के फोर्स की, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स, चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है। थर्ड आएगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सारे कौन से फोर्स हैं? ये सारे के सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तब एक्सपीरियंस किया जाता है जब ऑब्जेक्ट का मास काफी ज्यादा होता है। तो एक ऑब्जेक्ट के पास मास है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी मास है, तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के पास मास है, जिसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो अगर दोनों दोनों के पास मास है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिस भी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। और इसके लिए ऑब्जेक्ट का फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो ये कैसा फोर्स है? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ओके, इसके बाद में दूसरा जो फोर्स लिखा है वो कौन सा फोर्स लिखा है? वो मैंने इलेक्ट्रिकल फोर्स लिखा है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो भी कैसा फोर्स है? वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ये किसके बीच में काम करेगा? चार्जेस के बीच में। जैसे मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लस प्लस को क्या करता है? रिपेल करता है, रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। तो ये जो फोर्स है, चार्ज जो चार्ज पे फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? द फोर्स अप्लाइड बिटवीन द मैग्नेट्स।
एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे जो फोर्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग ऐसा देखते हैं ना, दो मैग्नेट्स हमारे पास हैं, दोनों कुछ डिस्टेंस पर हैं, तो जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं वो या तो स्टिक हो जाएंगे या एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जैसे कि ये इस मैग्नेट का नॉर्थ है और ये भी इस मैग्नेट का नॉर्थ है, तो जब मैं इनको ऐसा नॉर्थ को नॉर्थ के पास में लाता हूँ तो ये रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और जैसे ही रिलीज करता हूँ मैग्नेट दूर चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको घुमा दूं ऐसा, नॉर्थ के सामने साउथ आ जाए, तो जैसे ही मैं इसको ऐसा रखता हूँ ये दोनों आपस में स्टिक हो जाते हैं। तो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स जो काम करता है वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, उसमें ऑब्जेक्ट के आपस में कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है, दूर से ही लग सकता है। तो मास मैटर, मैटर पे जो फोर्स लगाता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, चार्ज, चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स, और मैग्नेट, मैग्नेट पे जो फोर्स लगाएगा वो मैग्नेटिक फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्सेस तो बताया मैंने आपको, फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स और टेंशन फोर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप इसमें एयर रेजिस्टेंस लिख सकते हो, जिसको हम लोग ड्रैग बोलते हैं। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस जिसको क्या बोला जाता है, जिसको ड्रैग बोला जाता है। तो जैसे कि हम लोग बाईसाइकिल राइड करते हैं, तो उस समय पर कभी कभार सामने से हवा चल रही होती है तो हमें चलने में थोड़ी मुश्किल होती है, पैडलिंग करने में काफी मुश्किल होती है, साइकिल आगे नहीं बढ़ पाती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सामने से बहुत सारे एयर पार्टिकल्स आकर के आपसे टकरा रहे हैं, और जब वो टकराते हैं तो क्या करते हैं, कोलिजन होते हैं, और कोलिजन में वो क्या अप्लाई करते हैं, तो आंसर है फोर्स अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली सामने से जो एयर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, एयर पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो आपकी बॉडी से आकर के कोलाइड करते हैं, कोलाइड करते हैं तो आप पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, और आप जाना चाहते हैं फॉरवर्ड, वो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसी वजह से हम वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर पाते, और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस, या हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको ड्रैग भी बोलते हैं। इसी तरह से वाटर रेजिस्टेंस होता है। वाटर रेजिस्टेंस, वाटर के अंदर चलना क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमसे कोलाइड करते हैं, और कोलिजन में बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वाटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, तो उसमें ट्रेवल करना और मुश्किल है। तो ये क्या है, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, टाइप्स ऑफ फोर्सेज है। देखिए टेंशन फोर्स के बारे में सुनिए, मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम किसके थ्रू लगा रहे थे, तो आंसर है थ्रेड के थ्रू, रॉक के थ्रू, रस्सी के थ्रू। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये स्टडी किया था, मोशन चैप्टर में, कि ये पर्सन है और इसके पास एक थ्रेड है, उस थ्रेड के थ्रू ये क्या करता है, उस एक स्टोन को इसके साथ फिक्स करता है और इसको सर्कुलर मोशन करवाता है। और सर्कुलर मोशन करवाने में इसको क्या लगाना पड़ता है, टूवर्ड सेंटर एक फोर्स लगाना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो इसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, ताकि इसके मोशन की डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होती जाए, द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल चेंज कंटिन्यूसली। तो इसकी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो किसके थ्रू लगाएगा, तो आंसर है इस रोप के थ्रू, इस रस्सी के थ्रू लगाएगा। तो इस रस्सी के अंदर ये इसको अपनी तरफ खींच रहे, ऐसा खींच रहे अपनी तरफ, तो दूसरी तरफ इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको टेंशन फोर्स बोलते हैं, और ये रोप बिल्कुल ऐसा सीधी हो जाती है। तो बेसिकली जैसे आपके पास रबड़ बैंड है, तो रबड़ बैंड को आपने ऐसा टेबल पे रखा हुआ है, वो ऐसा एंटेगल्ड रहता है, उलझा हुआ रहता है, लेकिन जब आप उसको उठाते हैं और ऐसा खींचते हैं, तो आप उसमें क्या क्रिएट कर रहे हैं, आप उसमें टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। टेंशन का मतलब है खिंचाव, आप उसको खींच रहे हैं। आप इसको स्ट्रेचिंग से समझ सकते हैं, स्ट्रेच करना, खींचना। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींचने के लिए फोर्स लगाता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो स्ट्रिंग में क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी हो जाती है, ये भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो बेसिकली आप तो रॉप को खींच रहे हो ना, आप इस रस्सी को खींच रहे हो, तो इसमें टेंशन फोर्स क्रिएट कर रहे हो। वो टेंशन फोर्स फिर किसको खींच रहा है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हो, और इसके डायरेक्शन को क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। सो दिस इज द टेंशन फोर्स। अच्छा, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स की। ये तो हमने पहले स्टडी कर रखा है, इसको हम लोग नोट्स में भी नहीं लिखेंगे, ये चीजें हम लोग नोट्स में लिखेंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट क्या है। सबसे पहला इफेक्ट है, force can change the state of motion or rest। तो हम लोग इसमें लिखते हैं force can move a stationary object। force can move a stationary object।
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। सेकंड, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। जो ऑब्जेक्ट हाई वेलोसिटी से चल रहा था, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग ब्रेक फोर्स बोलते हैं। तो ब्रेक फोर्स अप्लाई करके हम उसकी वेलोसिटी को कम करते जाएंगे और वेलोसिटी कम करते करते वो रेस्ट में आ जाएगा। तो फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी एंड फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। जैसा कि सर्कुलर मोशन में होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। नेक्स्ट हम यहां पे लिखते हैं, फोर्स कैन चेंज शेप और साइज ऑफ ए बॉडी। फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ ए बॉडी। शेप चेंज होगी तो साइज भी बदल जाएगा, शेप ऑफ ए बॉडी। तो ये इफेक्ट है। तो हम लोग फोर्स के इफेक्ट को देख सकते हैं। फोर्स अप्लाई करेंगे, अब ये कैसे पता लगेगा कि फोर्स अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमें उसके इफेक्ट से पता लगेगा। आपको ये इफेक्ट दिखाई देंगे। तो जैसे लिखा हुआ है, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, एक स्टेशनरी, एक रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवा सकता है। तो जैसे एक टेबल के ऊपर एक कंटेनर पड़ा था, ये कंटेनर अपने आप तो आगे जाएगा नहीं, तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे, ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, और जब फोर्स लगाना बंद कर देंगे फिर रुक जाएगा। तो एक जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, हम उसको मूव कैसे कराते हैं, फोर्स अप्लाई करके तो मूव कराते हैं। हमारे कार, बाइक और जो रेल इंजन होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, जो भी ट्रेन होती है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर इंजन होते हैं, हीट इंजन होते हैं। वो हीट इंजन क्या करते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे कार और बाइक का जो इंजन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जनरेट करता है। उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में आ जाता है, वो रेस्ट से मोशन में आ जाता है। और जब हमें उसको रोकना होता है तो क्या करते हैं, तो आंसर है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, तो आंसर है ब्रेक फोर्स लगा करके। तो जो ब्रेक फोर्स होता है वो बेसिकली मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, लास्ट में आकर के ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, पहले 0 थी, फिर 5 होगी, फिर 10 होगी, तो वो क्या हो रहा है, रेस्ट से मोशन में आ रहा है। इस केस में, सेकंड केस में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी 60 की स्पीड पे चल रहा था, हमने उस पर ब्रेक फोर्स लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 पर आ गई और वो रेस्ट में आ गया। तो ये दोनों इफेक्ट फोर्स के होंगे। मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और ये पॉइंट मैंने यहाँ पर भी लिखा है, थर्ड वाले में। थर्ड पॉइंट को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। अच्छा, अब हम लोग स्पेस की बात करते हैं। अगर ये सारे एक्सपेरिमेंट स्पेस में करें तो, जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, ऐसा स्पेस के अंदर ऐसा छोड़ दिया, यूं रख दिया। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, आईएसएस बोलते हैं, तो वहां पर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसा छोड़ देता हूं तो वो यहीं पर रहता है, मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा। और अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया, अगर मैंने इसको थ्रो कर दिया तो ये 20 मीटर पर सेकंड से चलता जाएगा। कब तक चलेगा 20 मीटर पर सेकंड से, जब तक कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो जब तक कोई इसके आकर इसके साथ कोलाइड नहीं करेगा, इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तब तक ये 20 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो इसकी स्पीड में कब चेंज आएगा, जब क्या अप्लाई किया जाएगा, फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो स्पेस के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दोगे तो वो 20 मीटर पर सेकंड से उसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, अनलेस, जब तक कि हम उस पर क्या नहीं अप्लाई करेंगे, जब तक कोई उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो ना तो उसके वेलोसिटी चेंज होगी और ना ही उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी।
तो नेक्स्ट केस में यही लिखा हुआ है, देखो, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो जो ऑब्जेक्ट मैंने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था, वो 20 मीटर पर सेकंड से ऐसा जा रहा है। अब मेरे को क्या करना है, उसकी डायरेक्शन को बदलना है। तो मैं इधर से फोर्स लगाता हूँ, अब वो ऑब्जेक्ट इधर जाना शुरू हो जाता है। तो पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्शन कैसे बदली? तो आंसर है कि किसी ने फोर्स अप्लाई किया होगा, तब उसकी डायरेक्शन बदली होगी। और सर्कुलर मोशन में हमने ये पढ़ा भी था कि अगर हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली एट एवरी इंस्टेंट चेंज करना चाहते हैं उसकी डायरेक्शन को, तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ता है। तो जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है तब तक वो सर्कुलर मोशन करता है। जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हो जाता है, वो लीनियर मोशन करना स्टार्ट कर देता है ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड का इंक्रीज होना, ये इस बात का प्रूफ है कि हम उसके मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। और अगर मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। इसके बाद में अगर आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तब भी क्या अप्लाई करना पड़ेगा? तब भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करके ही आप ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्स लगाने से क्या हो सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज किया जा सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है फोर्स अप्लाई करने से। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ये सारे के सारे क्या हैं? ये फोर्स के इफेक्ट है। जहां पर भी आपको ये इफेक्ट दिखेगा वहां पर समझ जाइए कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा, तभी ये इफेक्ट आ रहा है। अब और एग्जांपल सुनो। जैसे हम लोग बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो ये केस मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किए थे क्या होता है। हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से इसको थ्रो किया, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ का मास काफी ज्यादा है, तो अर्थ इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट किस तरफ मोशन कर रहा है? ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और मैक्सिमम हाइट पर जाकर के ये इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके, जिसको हम लोग एच से लिखते थे, इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके ये रेस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है, और रेस्ट में आने के बाद फिर वापस कहाँ आता है? फिर वापस नीचे की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी काम कर रहा है ना। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में आया, रेस्ट में आते ही उस फोर्स का क्या इफेक्ट हुआ? अब इस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट होगा, और इसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, और इंक्रीज होते होते ये कुछ फाइनल वेलोसिटी से इस ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करता है। तो पहले वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और बाद में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये दोनों ही किसके इफेक्ट हैं? ये दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये पर्सन क्या कर रहा है? इस बॉल को स्ट्रेट लाइन में थ्रो कर रहा है। ये इस बॉल को इस डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है, लेकिन ये कुछ दूर ऐसा चलती है, फिर बाद में जाकर के ऐसे पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। पैराबोलिक पाथ बोलते हैं इसको। ऐसा पाथ फॉलो करती है और लास्ट में जाकर के ग्राउंड पर गिर जाती है। तो ये किसका इफेक्ट है? हमने तो इसको इस डायरेक्शन में थ्रो किया था, तो इसको हमेशा इसी डायरेक्शन में चलना चाहिए था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर क्या काम कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी काम कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, डाउनवर्ड डायरेक्शन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, इसके जो डायरेक्शन है वो क्या होती जा रही है? डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, और ऐसे पाथ को फॉलो करते हुए वो ग्राउंड को स्ट्राइक करती है। तो ये किसका इफेक्ट है? ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है। तो बॉल को तो हम सामने की डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, बुलेट को हम सामने की डायरेक्शन में चलाते हैं, तो उसको कैसा चलना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और एक पाथ को फॉलो करते हुए लास्ट पे ग्राउंड पे गिर जाती है। तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है। तो इसमें आपको दिख रहा है क्लियरली कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो बेसिकली ये फोर्स का ही तो इफेक्ट है। फोर्स की एक डेफिनेशन तो ये होगी, ए पुश और पुल ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। इसके अलावा यहां से भी तो लिख सकते हो आप, ए फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, दोनों ही आंसर है, दोनों। तो ऐसा मतलब कि इन्फ्लुएंस या ऐसा इफेक्ट जो क्या करेगा, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देगा। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ रहा है, मोशन से रेस्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब तब भी क्या अप्लाई किया जा रहा है? तब भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो एक तो ये डेफिनेशन दे सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो डेफिनेशन, the influence which can change the direction of a moving body is called force। ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसा एक्ट जिसकी वजह से क्या हो रही है?
ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो ऑब्जेक्ट मूविंग था, तो ये भी क्या है, ये भी फोर्स की डेफिनेशन है। तो फोर्स की आप डेफिनेशन इनसे भी लिख सकते हो, ये जो इफेक्ट है इन इफेक्ट के थ्रू भी आप इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं। तो ये 2-3 डेफिनेशन इसकी लिखी जा सकती हैं। और मैंने आपको बताया एक डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे किसमें, जब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपको एक डेफिनेशन और मिलेगी इसकी, ये भी लिख सकते हैं, फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ए फोर्स इज समथिंग विच टेंड्स टू चेंज, टेंड्स टू चेंज का मतलब क्या है, चेंज कर सकता है या कोशिश करेगा। A force is something which tends to change the state of rest, the state of motion or direction of motion, or you can say that speed of a moving body। जो ये सब कर सकता है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको फोर्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है।